आइए देखते हैं, आज हम लोगों को पढ़ना है अभी गोदान का मौज़ूआती मुताला। जहाँ तक इस पीडीएफ में जो भी सबक है उसको हम देखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे देखने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें छूट रही हैं, कौन सी चीज़ें इसमें हैं। ठीक है। गोदान बहुत अहम नाविल है। उर्दू के अगर नाविलों का नाम लिया जाए, उर्दू में जो नाविलें लिखी गई हैं उनमें अगर शुमार किया जाए तो गोदान का नाम बहुत अहमियत का हामिल है। तो अब देखते हैं कि क्या इसमें है, फ़नी एतबार से, उसलूबियात के एतबार से, मौजू के एतबार से क्या चीज़ें हैं, इनको चीज़ हमको देखना होगा। यहीं से आते हैं हम लोग सीधे। प्रेमचंद की पहले पैदाइश देखेंगे, प्रेमचंद के सामान्य हालात देखेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं। ठीक है। प्रेमचंद की पैदाइश 31 जुलाई 1880 को हुई। हेलो। हम्म। अच्छा, 2 मिनट हमको टाइम दीजिए। ठीक, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, मैं भेजता हूँ। ठीक है। 1880 में बनारस के करीब एक पसमानदा और गैर मारूफ गांव लम्ही में हुई थी। ठीक है। उनके आबा व अजदाद का ताल्लुक कायस्थ तबके से था। कायस्थ जैसे हमारे यहाँ एक शेख है, उसके बाद जो दीगर और हैं शेख, और क्या होते हैं, हजाम, और कई एक है, क्या नाम, या दुनिया, जुल्हा, जुल्हा बोलते हैं जिसको, आपको अंसारी बोलते हैं, इस तरह कायस्थ। ठीक है। कायस्थ। एक सेकेंड, बीच में फ़ोन आ जाता है ना, ज़रूरी ज़रूरी है, और आजकल ज़्यादा फ़ोन आएगा। अभी फ़ोन नहीं उठाएंगे किसी का ना तो नाराज़ हो जाएगा। कल परसों तक फ़ोन उठाना सबका ज़रूरी होगा। चलिए, खैर, उसके बाद कह रहे हैं उनके वालिद अजायब लाल थे। अजायब लाल, ये आपको वालिद का नाम याद होना चाहिए। क्या नाम था? अजायब लाल। पोस्ट ऑफिस में 20 रुपये माहवार पर बहैसियत मुंशी काम कर रहे थे। प्रेमचंद की पैदाइश पर बहुत खुशियां मनाई गईं। कहाँ है? जल्दी आ। क्योंकि 3 बेटियों के बाद एक बेटा तवल्लुद हुआ। यानी प्रेमचंद अपने भाई बहनों में, इनसे पहले 3 बहनें इनकी दुनिया में तशरीफ़ लाएँ, उसके बाद चौथा आप आए। वालिद ने उनका नाम धनपत राय तजवीज़ किया। ये जो नाम है याद रखिएगा, सवाल आता है कभी कभी। लेकिन उनके चचा और दीगर घर वाले नवाब राय, ये सवाल आया हुआ है कि चचा ने क्या नाम रखा? नवाब राय। इसको आप भी याद कर सकते हैं कि वालिद चूँकि बेटियां थी 3, तो उसके बाद एक बेटा पैदा हुआ तो उसको धन से ताबिर किया कि धन हुए, धनों को संभालेंगे, वारिस होंगे। और चचा वगैरह तंजिया तौर पर भी कहते हैं, अरे नवाब साहब क्या हाल है। चचा वगैरह तंजिया तौर पर भी कहते हैं, नवाब साहब हैं, ये तो नवाब साहब हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उनकी इब्तदाई ज़िंदगी कसम पुरसी और गुर्बत में गुजरी, और बाद की ज़िंदगी में भी रुपया, लगातार फ़ोन आ रहा है। हेलो। रूम में हूँ। नहीं, अभी तो नहीं। भेज दूँ क्या इसको? भेज दूँ क्या? अब खा, तो प्लेट कहाँ आपके पास? अच्छा, ये जाएगा, लेकर आएगा ना। जो भी अच्छा लगे। अच्छा, इससे बात कर लीजिएगा, मैं उसको दे। ये परेश जो है ना, 139 रूम नंबर है जिसमें खाना खाए थे, उसमें दावत में, ले दे दीजिए बाहर से। बाहर से परेश, ये नहीं, ये परेश, परेश नीचे, ये यहाँ यहाँ रूम नंबर 139 है ना। पहले पहले बाहर से बजाना है, बाहर ही से देना, अंदर नहीं जाना है। ठीक, ठीक है, दिख रही है। ठीक है। चलिए, माजरत, बीच में ना कॉल आ जा रहा है, प्रोग्राम चल रहा है हमारे यहाँ 3 दिन का, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसमें कॉल में उठाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी।
चलिए। हाँ, प्रेमचंद जब 7 साल के हुए तो उनका दाखिला गांव के करीब एक मदरसा में हुआ, जहां उन्होंने एक मौलवी से उर्दू और फारसी सीखी। लेकिन पढ़ने के मुकाबले में खेलकूद में ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे। उन्हें खेलकूद में ही ज़्यादा लुत्फ़ आता था। गिल्ली डंडा खेलने, पतंग उड़ाने और खेतियों से गन्ने लाकर उसे चूसते रहने में मज़ा आता है। ये तो आम तौर से आप गांव में इस चीज़ों को देखते होंगे। बड़ी अच्छी है चीज़ें हैं ये। गन्ना आप लोगों ने खाया है? अब तो हमको लगता है जिस सूरत हाल में हम लोग जी रहे हैं, गन्ना खाने तो मुंह में ज़ख्म हो जाए, इस कदर हम लोग अपने आप को जो है कि मशीन के ताबे कर लिए हैं। हकीकत है, आप में से किसी हमसे हो सकता नहीं खाया जाए, दांत में दर्द हो जाएगा, गाल छिला जाएगा, मम्मी पापा करने लगेंगे। पहले एक एक आदमी 2-2 3 3 गन्ना खा जाता था, सेहतमंद भी रहता था। आज अगर एक छरा दे दिया जाए, मतलब इतना थोड़ा सा दे दिया जाए, तो नहीं खा पाएंगे। अरे नहीं, हमसे नहीं होगा पप्पी मामा। और तो अब तो छिला छिलाया मिलता है तो दांत से चबाया नहीं जाता है। ये हालत है हमारी, यह हकीकत है। आप बाज़ार में देखिए, गन्ना आप छील कर बेचते हैं, हाँ जूस पी लेते हैं, यही ना। अब जूस के ज़माने में जी रहे हम लोग। पहले क्या था कि अपने जो है कि दूसरे के यहाँ से चुरा कर लाते थे खेतों से, उसके बाद फिर किसी कोने में बैठ गए और खा लिए मुकम्मल। ठीक है, आप इससे बात कर लो। चलिए सुन, एक मिनट और रुकिए, फिर पढ़ाते हैं उसके बाद। आप इसको बोलो कि आप वहीं खा लीजिए, आप जाके लाना आधा घंटा बाद पढ़ाने के बाद, वहाँ डिस्टर्ब होगा। ठीक है, फोन खा लो कि तुम वहीं खा लो, आधा घंटा बाद खाना लाना जाके। सोचा था 2 पढ़ाऊँगा, लगता है सूरज डिस्टर्ब भी चल रहा है। चलिए आप में से कोई पढ़े यहाँ से फिर से, तो सलसुल था ना, टूट देता, फिर मैं पढ़ा दूँगा। प्रेमचंद की पैदाइश, प्रेमचंद का तारुफ। प्रेमचंद की पैदाइश 31 जुलाई 1880 ईस्वी में बनारस के करीब एक पसमानदा और गैर मारूफ गांव लम्ही में हुई। इनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक कायस्थ तबके से था। इनके वालिद अजाइब लाल पोस्ट ऑफिस में 20 रुपए माहवार बहैसियत मुंशी काम करते थे। प्रेमचंद की पैदाइश पर बहुत खुशियां मनाई गईं, क्योंकि 3 बेटियों के बाद एक बेटा तवल्लुद हुआ था। वालिद ने इनका नाम धनपत राय तजवीज़ किया, लेकिन इनके चचा और दीगर घरवाले नवाब राय के नाम से पुकारते थे। इनकी इब्तिदाई ज़िंदगी कसम पुरसी और गुर्बत में गुज़री, और बाद की ज़िंदगी में भी रुपया कमाने के लिए मुसलसल जद्दोजहद करना पड़ी। प्रेमचंद जब 7 साल के हुए तो इनका दाखिला गाँव के करीब एक मदरसा में हुआ, जहाँ इन्होंने एक मौलवी से उर्दू और फारसी सीखी, लेकिन पढ़ने के मुकाबले में खेलकूद वही खेलकूद ही में ज्यादा लुत्फ आता था। गिल्ली डंडा खेलने, पतंग उड़ाने और खेतों से गन्ने लाकर उसे चूसते रहने में मजा आता था। मौलवी साहब के पास पढ़ने जाने के बजाय वो सारा वक्त खेतों के सैर सपाटे में गुजारते, और कई कई दिन मौलवी साहब के पास न जाते, और जब जाते तो कोई ऐसा बहाना तलाश लेते जिसको मौलवी साहब सच समझ लेते और सजा न देते। जब 8 साल के हुए तो उनकी वालिदा एक तवील अलालत के बाद वफात पा गई। वालिदा की मौत के बाद इन्होंने दादी की आगोश में पनाह ली, लेकिन जल्द ही वो भी इंतकाल कर गई। 14 साल की उम्र में इनके वालिद का तबादला गोरखपुर हो गया। गोरखपुर में इनका दाखिला मिशन स्कूल की छठी जमात में हुआ। यहीं से इनकी बाकायदा तालीम का आगाज हुआ। 1895 में इनकी शादी 15 साल की उम्र में एक जमींदार घराने की लड़की से कर दी गई। इनके लिए स्क्रीन को ऊपर कीजिए। इनके लिए अपना बोझ उठाना मुश्किल था, और ऐसे में उन पर एक अहम जिम्मेदारी आ पड़ी। अब तक वो घरेलू जिंदगी से दूर रहते थे, लेकिन बीवी के आ जाने के बाद इन्हें बराह रास्त घरेलू जिंदगी में हिस्सा लेना पड़ा। 1897 ईस्वी में प्रेमचंद के वालिद तवील अलालत के बाद लोग सुधार गए, जिनकी आमदनी से ही घर चल रहा था। इसलिए वालिद की वफात के बाद प्रेमचंद और उनके अहले खाना को माशी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। प्रेमचंद आला तालीम हासिल करने के ख्वाह थे, लिहाजा तंग दस्ती के बावजूद भी इन्होंने तालीम का सिलसिला जारी रखा। बिलाखिर इन्होंने मैट्रिक इम्तिहान 2nd डिवीजन के साथ पास किया। इस जमाने में कॉलेज में सिर्फ फर्स्ट डिवीजन में आने वाले तलबा की फीस माफ होती थी। प्रेमचंद एक बार शौक ठाकर
शोक ठाकुर की सिफारिश लेकर कॉलेज पहुंचे और कॉलेज में दाखिला लेने की कोशिश की, लेकिन रियाजी में कमजोर होने के सबब दाखिला नहीं मिल सका। इसके बाद वो शहर में रहकर दाखिले की तैयारी करने लगे और बसर औकात की तरफ की खातिर एक वकील के बच्चों को 5 रुपए माहाना की तनख्वाह पर ट्यूशन पढ़ाने लगे। इसमें निस्फ पैसे घर भेज देते थे। इतनी कलील आमदनी में गुजर औकात नामुमकिन थी, इसलिए इन्हें हर महीना उधार लेना पड़ता था। बल्कि एक वक्त ऐसा आया कि इन्हें अपनी जमाशुदा किताबें भी फरोख्त करनी पड़ी। बस 1899 में ईस्वी में प्रेमचंद की बस ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिनको हमने जानना था। सबसे पहले हमको जानना है कि पैदाइश क्या है, फिर हमें ये जानना है कि इनकी वफ़ात क्या है, तो हम जानेंगे आगे। नाम क्या है, वालिद का नाम क्या है, ये हम जानना है। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को देखेंगे। आगे तो उनके वो खिदमत पढ़ेंगे ही। आइए कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको मैं बता दूँ, कार्य प्रेमचंद ने मुताले के साथ साथ तसनीफ़ व तालीफ़ का भी आगाज़ किया। आप जब पढ़ते होंगे तो आपको कभी कभी लगता होगा कि इस पर एक किताब लिखी जानी चाहिए, लेकिन जब किसी से जिक्र करते होंगे आपके अपने दोस्तों से, तो आपके दोस्त इस कदर रहते हैं, अरे आपको टाल देंगे, अभी से किताब लिख के क्या करोगे, ये और हौसला नहीं देंगे आपको हौसला नहीं देंगे और हौसला तोड़ देंगे। और आपका जो हौसला होता है ना, वो भी इसी कदर होता है चलती हवा की तरह, कि इधर से हवा भाई इधर निकल गई, है ना। तो अभी के ज़माने से अगर इस पर मेहनत करने लगेंगे, कोशिश करने लगेंगे, तो ज़्यादा तैयारी होगी। तो देखिए, कार्य मुताले के साथ साथ भी तसनीफ़ व तालीफ़ का आगाज़ किया और अक्टूबर 1902 में बनारस के एक हफ्तवार आवाज़ खल्क में उनका पहला नावल असरार माबिद किस्तवार शाये होना शुरू किया। किस्तवार का मतलब है कि अपने 100 सफ़ा लिख दिया, तो 20-20 सफ़ा हर महीने करवा रहे हैं उसको, हर महीने 20-20 सफ़ा करवा रहे हैं। तो पहला नावल कौन से है, असरार महाबिद, कहाँ शाये हुआ, आवाज़ खल्क में, बनारस का जो एक रिसाला था। चलिए यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें बताएंगे और उसको देखेंगे। इसको थोड़ा हम आगे पीछे भी कर दे रहे हैं, इसमें है जो मुकम्मल। प्रेमचंद के कई मज़ामीन और कहानियाँ ज़माना में शाये हुई। ज़माना जो अखबार है उसमें शाये हुई। ज़माना प्रेस कानपुर से ही 1908 में प्रेमचंद की कहानियों का मजमुआ सोज़े वतन नवाब राय के नाम से शाये हुआ। अब एक सवाल आ जाएगा कि सोज़े वतन जो उनका नाविल है, क्या है, नाविल है या अफसाना है सोज़े वतन, जल्दी बताइए। सोज़े वतन नाविल है या अफसाना है, कमेंट कीजिए जल्दी से। किस रिसाले में शाये हुआ है, ये सवाल आएगा। तो रिसाला जो ज़माना है उसमें शाये हुआ है। ठीक है, किस नाम से शाये हुआ है, नवाब राय के नाम से शाये हुआ है। दो बात। इसी तरह वो सोज़े वतन जो रिसाला है वह कहाँ से निकलता था, प्रेस कानपुर से। ठीक है, चलिए। प्रेमचंद के कलमी नाम से उनका सबसे पहला अफसाना बड़े घर की बेटी शाये हुआ। कलमी नाम जो है उनका जो है ना, शाये हुआ। किसके मशवरे पर उन्होंने प्रेमचंद रखा था, कलमी नाम है प्रेमचंद का, नहीं है, दया नारायण निगम के मशवरे पर। हर आदमी का ज़िंदगी में कोई ना कोई मुखलिस दोस्त होता है जो उसको बताता है। ठीक है, चलिए। प्रेमचंद के कलमी नाम से उनका सबसे पहला अफसाना बड़े घर की बेटी, बहुत अच्छा अफसाना पढ़िएगा। क़याम कानपुर का ज़माना, जो आजकल चला हुआ है ना दिमाग में, हम तो पढ़े लिखे हैं, एमए पास है, नेट पास है, हम काम क्यों करेंगे, हम काम करने के लिए आए थे। हाँ, इसको पढ़िएगा कि इसमें जो किरदार दिखाया गया है क्या खूबसूरत दिखाया गया है कि आज से 100 साल पहले प्रेमचंद ने लिखा और अभी ज़माने में कितना अहम है। बहुत अच्छा अफसाना है। क़याम कानपुर का ज़माना प्रेमचंद की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। यहीं से उनके अंदर समाजी और सियासी शऊर बेदार हुआ और हुब्बुल वतनी के जज्बा से वह कानपुर ही में सरशार हुए। ठीक है, और बहुत तफसील के साथ यहाँ है, थोड़ा थोड़ा हम छोड़ते चलेंगे, तफसील के साथ वहाँ पढ़ेंगे। क्या नाम है उसका, जब इनकी खिदमत आएगी तो यहाँ से पढ़ते हैं। करें तर्क मुलाजमत के बाद मार्च 1921 में प्रेमचंद बनारस गए और तसनीफ़ व तालीफ़ पर तवज्जो देने लगे। हर मुसन्निफ़ या बड़ा प्रोफेसर जो होता है ना, रखी उम्र में यही करता है। 1923 में उन्होंने सरस्वती प्रेस कायम किया प्रेमचंद ने, जहाँ से उनके नावल पर्दे मजाज, गबन, मैदान अमल और गौदान के हिंदी एडिशन शाये हुए।
ठीक है, याद रखिएगा। इनके अपने प्रेस में शाये हुए थे। कौन कौन? पर्दे मजाज, गबन, मैदान अमल और गौदान। 1931 में उन्होंने अदबी रिसाला हंस जारी किया और कुछ दिनों बाद ही हफ्तावार पर्चा जागरण भी निकालना शुरू किया। लेकिन माशी दुश्वारी की वजह से उन्होंने अक्टूबर 1936 में अपना रिसाला हंस हिंदी साहित्य परिषद को दे दिया। मई 1934 में प्रेमचंद फिल्मी दुनिया में किस्मत आजमाई के लिए मुंबई पहुंचे। अजंता सुन्नी टोन फिल्म कंपनी ने उन्हें 9,000 सालाना मुआवजा पर स्क्रिप्ट राइटिंग की दावत दी। 9,000 भी सालाना बहुत हुआ उस ज़माने के अतबार से। अगर उस ज़माने के आज से 100 साल पहले तकरीबन, तो तकरीबन 1,000 का महीना है ना। चलिए उसके बाद फिर कह रहे हैं कि मई 1934 में प्रेमचंद फिल्मी दुनिया में किस्मत आजमाई के लिए मुंबई पहुंचे और अजंता सिनेटोन फिल्म कंपनी ने उन्हें 9,000 सालाना मुआवजा पर स्क्रिप्ट राइटिंग की दावत दी, जिस पर प्रेमचंद राजी हो गए। तुम लेकर आओ और आगे साथ खाना करके निकल जाना, मैं कब जाऊंगा नहीं जाऊंगा मुझे गारंटी नहीं, ठीक। तुम लेके आओ। हेलो। उन्होंने पहली कहानी मिल मजदूर लिखी। पहले जो कंपनी बोलते हैं ना, अब थोड़ा ज़माना तरक्की कर गया, पहले इसी को मिल बोला जाता है, चीनी मिल। चीनी मिल हर इलाके में होगा, देखिएगा, वहाँ बहुत मजदूर रहते थे, बहुत। मेरे घर से भी लोग थे, थोड़ा ऊपर दर्जे में थे लेकिन थे। मेरे घर में बड़ी मशहूर कहानी है इसकी। हुकूमत ने मिल मालिकों की वजह से उनकी नुमाइश में बहुत सी रुकावटें डाली, लिहाजा ये फिल्म कामयाब न हो सकी। प्रेमचंद फिल्मी दुनिया से नाला होकर मई 1935 में बनारस वापस चले गए। मुंबई के दौरान क़याम से ही उनकी सेहत ख़राब रहने लगी थी। बनारस वापसी पर भी उनकी सेहत में कोई बेहतरी न आई। बिलाखिर अक्टूबर 1936 को इसी बीमारी में उनका इंतकाल हो गया। तो 4-5 सवाल को जवाब आप दे ही सकते हैं। असल नाम क्या है, वालिद ने क्या नाम रखा था, चचा ने क्या नाम रखा था, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, इंतकाल कहाँ हुआ, और जो है पहला अफसाना कौन सा है, और कौन कौन से रिसाले इसने उन्होंने जारी किए। सरस्वती रिसाला जारी किया, हंस जारी किया, जागरण जारी किया। इसी तरह जो है कि पर्दे मजाज, गबन, मैदान अमल और गौदान, इनके जो नावल हैं किस में शाये हुए, तो इनके अपने रिसाले हैं, सरस्वती में शाये हुआ था। किस में शाये हुआ था? सरस्वती में शाये हुआ, याद रखिएगा। अब यहाँ जो है प्रेमचंद के शख्सियत, इनकी शख्सियत किस तरह से थी, अब इस पर नज़र डालेंगे थोड़ा तफसील के साथ। इसमें प्रेमचंद के नावलों के मौज़ूआत, शख्सियत को थोड़ा हम नज़रअंदाज करते हैं, थोड़ा सा नावल के बारे में पढ़ते हैं, चूँकि नावल के ज़रिए ही हम इनके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा नावल के बारे में पढ़ेंगे। हम कोशिश करेंगे आप लोगों में से कोई पढ़िए, कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है, एक पढ़ेंगे 2-4 लोग सुनेंगे, तो आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी इसी बहाने और आपकी इस्लाह भी हो जाएगी। चलिए पढ़िए, कोई एक आदमी पढ़िए। पढ़िए, कोई नहीं पढ़ने तैयार है, कोई दिक्कत हम बताएंगे, समझाएंगे, पढ़िए। प्रेमचंद की पहली कहानी दुनिया का अनमोल रतन है ना। प्रेमचंद के नावलों के मौज़ूआत। प्रेमचंद ने तकरीबन 36 साल 1900 ईस्वी तक 1936 ईस्वी तसनीफ़ व तालीफ़ में गुजारे। उन्होंने अपनी कहानियों का मवाद अपने अहद की ज़िंदगी से मुस्तार लिया था। वो पहले अदीब हैं जिन्होंने गांव और शहर दोनों की ज़िंदगी को बेनकाब किया है। उन्होंने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखने की कोशिश की। उनके नावलों में अपने माशरे की मुकम्मल तस्वीरें हैं। उन्होंने अपने दौर की इक़्तिसादी हालात, सियासी बेहिसी और आम समाजी खराबियों को इस तरह बयान किया है कि हम सही मानों में उन्हें हकीकत निगार कह सकते हैं। प्रेमचंद की नावल निगारी के वक्त तक मुल्क की सियासी और समाजी हैसियत बहुत कुछ तब्दील हो चुकी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुल्क को आज़ाद कराने की मुहिम को तेज़ कर दिया था और हिंदुस्तानी कौम को कुछ ऐसे रहनुमा मैसर आए थे कि जो मुखलिस थे, जिसकी कोशिशों से आवाम में बेदारी फैल रही थी। प्रेमचंद ने 1921 ईस्वी के बाद खुद आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिया। वो गांधी जी के मुत्तबईन में से थे और इनसे बेहद मुतासिर भी। उन्होंने मजदूरों और किसानों की माशी बदहाली देखी थी। इनका मुताला वसी और मुशाहिदा अमीक और अंदाज़े बयां दिल आवेज़ है। वो इल्म नफ्सियात से भी वाकिफ़ हैं।
उन्होंने दुनिया की बेहतरीन नावलों का मुताला भी कर रखा था। हम्म। वो मालिमी के पेशे से वाबस्ता रहे थे, इसलिए उनके यहाँ इस्लाह के पहलू भी नुमायाँ हैं। दरअसल प्रेमचंद एक दर्दमंद दिल लेकर आए थे और देहात की ज़िंदगी के तई उनका मुशाहिदा बहुत गहरा था। वो सरमायादारी और उसके जुल्म व सितम से भी वाकिफ़ थे। हिंदू समाज में जो खराबियाँ और रस्म व रिवाज पैदा हो चुके थे, उसके खिलाफ उन्होंने बाकायदा एहतजाज किया था। प्रेमचंद एक अमली इंसान थे और हसास भी। इस्लाह उनकी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद था और ये सब चीज़ें हमें उनके नावलों में नुमायाँ तौर पर नज़र आती हैं। ये भी काबिल ज़िक्र है कि इस वक्त उनकी उर्दू दाँ तबके में इतनी कदर ना हुई थी। उन्होंने अपने बाज़ जी। हम्म। नावल पहले उर्दू में लिखे और बाद में हिंदी में उनका तर्जुमा किया या करवाया। इसी तरह उन्होंने बाज़ नावल हिंदी में पहले लिखे, बाद में उर्दू में, और उनका तर्जुमा किया। यूँ तो उन्होंने हार्डी, ठेकरे, रोमेन रोला, चेखोव, टाल्स्टाई, गोरकी, शोलोखोफ सबको ही पढ़ा था, लेकिन उनमें और टाल्स्टाई में एक गहरे मुनासिबत मालूम होती है। प्रेमचंद मिसालियत पसंदी पर जोर देते हैं और उनके यहाँ जिनसी पहलू इश्क व मोहब्बत में शिद्दत नहीं है, बल्कि वो उसे अपनी मिसालियत पसंदी की वजह से अलग ही रखते हैं। कभी कभी तो उनके ख्यालात जिनसी मौज़ूआत के सिलसिले में टाल्स्टाई से करीब आ जाते हैं। जिस तरह उन्होंने अपने अहद के अखलाक़ी, समाजी, सियासी, तहज़ीबी और तमद्दुनी नक्शे पेश किए हैं, वो हमें कहीं और नज़र नहीं आते। प्रेमचंद से कब्ल लिखे गए नावलों में ज़िंदगी के किसी मखसूस गोशे को उजागर किया जाता था, लेकिन प्रेमचंद के यहाँ इंसानी हयात के सभी गोशों का हसीन इम्तिजाज मिलता है। उनकी इंसान दोस्ती हमें ज़िंदगी को बहुत करीब से देखने के मौक़े फ़राहम करती है। उनकी फ़नकाराना सलाहियतों में हमें गौर व फ़िक्र का मादा भी मिलता है। प्रेमचंद के 1921 ईस्वी से पहले के नावल इतने अहम नहीं हैं, इसलिए ये ज़माना उनकी मुलाजिमत का था, जहाँ उन्हें हर आन ये धड़का लगा रहता था कि उनके फ़नकाराना एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। लेकिन 1921 ईस्वी के बाद वो मुल्क की आज़ादी की तहरीक में खुद एक अमली इंसान की हैसियत से शरीक हुए। उन्होंने अपने ख़यालात की तबलीग भी की और जबर व जुल्म की लानतों से आज़ाद होने की कोशिश भी। चूँकि प्रेमचंद उसूल परस्त थे, चलिए ठीक नेकी, है, बहुत कुर्बानी अच्छा, और इसार उनके बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सब लोग स्टिकर भेजते हैं, भेजिए। अच्छा पढ़ने वाला क्या भेजते हैं, उसको लाइक कोई करते हैं। देखिए मेहनत करने से ना होगा। अब एक आदमी ने कोशिश किया, हिम्मत करके पढ़ दिया तो सफ़ा कर, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, मुंह देख रहे हैं दूसरे, कहाँ से होगा। हम ही डर जाएंगे तो कौन बढ़ेगा हमारे बदले में, गलत बात है। चलिए यहाँ से देखिए करें, नाविल का मौजू जितना मुत्तहम बिशान, मुत्तहम बिशान मतलब अहम, और नाविल निगार का मकसद जितना आला होगा, इतना ही नाविल कामयाब और अजीम होगा। ये प्रेमचंद का ये कौल है और जो बड़ा मशहूर है। ये सवाल आया भी हुआ है। चलिए, इसमें शक नहीं कि प्रेमचंद ने नाविल निगारी का एक मेयार मुतय्यन किया और उर्दू के अफसानवी अदब को एक कौमी मिजाज और तहजीबी किरदार से आशना किया। उन्होंने नाविल के इर्तिका में बड़ा अहम किरदार निभाया। नाविल में जो उसात और ज़िंदगी से क़ुर्बत आज हम देख रहे हैं, उसके सही मानों में बुनियाद प्रेमचंद ने रखी। अब एक सवाल अगर बनाना चाहे तो बना सकता है मुमतहिन कि सबसे पहले ज़िंदगी को नाविल से किसने करीब किया, तो प्रेमचंद ने सबसे पहले नाविल को ज़िंदगी से और समाज से करीब करके दिखाया। उन्होंने नाविल को ज़िंदगी और इंसान की खिदमत गुजारी का जो मनसब सौंपा था, वह आज भी नाविल के हाथों में है। उन्होंने अपने नाविलों के ज़रिए इंसानी मुआशरत को समझने और खुफ्ता मतलब खुफिया, असल में वो खुफ्ता गलत लिखा है, खुफिया लोगों को बेदार करने का या इसका मख्फी लोगों को बेदार करने का। खुफ्ता मतलब डर के माने में तो नहीं है, समझने। एक सेकंड रुकिए, इसको चेक कर लेने दीजिए, इसको चेक करें। खुफ्ता इस मसदर से है, ये खुफ्ता माना सोया हुआ, खाबीदा। खुफ्ता ही लफ्ज़ है, खाफ से खुफ्ता नहीं, छुपा हुआ माना नहीं है जी। जब मैं चेक कर रहा हूँ तो इतना आसान समझ रही हैं आप। खुफिया और खुफ्ता में फ़र्क है। खुफिया छुपा हुआ, खुफ्ता सोया हुआ। जब मैं चेक कर रहा हूँ
तो समझिए कुछ मुश्किल लफ्ज़ है। खुफ्ता है, खुफ्तन मसदर से खुफ्ता। चलिए, हासिल मसदर है फ़ारसी में। प्रेमचंद का आहद तबद्दुलात व तगय्युरात। तबद्दुलात मतलब जैसे मिसाल के तौर पर जैसे नौकरी एक जगह करते हैं, जैसे हमारे घर में जो नौकरी वाले लोग हैं, कभी उनको भेजता है जोधपुर, कभी नागपुर, कभी मुंबई, कभी कहीं, तो ये तब्दीली होती रहती है, तगय्युरात होते रहते हैं। मुल्क में कदीम निज़ाम की जगह जदीद निज़ाम ने ले ली थी। इस सब बारे में, इनके बारे में बातें हैं, इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करेंगे, लंबा है, आगे चलते रहेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ से इनके जो नाविल हैं, यहाँ से ये शुरू हो रहे हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बल्कि यहाँ से देख लीजिए, थोड़ा सा और ऊपर करने का। चलिए यहाँ से देखिए अब अच्छे से। कह रहे हैं प्रेमचंद व अव्वलीन नाविल निगार है जिन्होंने अपने आहद की मुआशरत को अपने नाविलों में उसकी पूरी जुज़ियात के साथ पेश किया। उन्होंने अदब और ज़िंदगी के दरमियान तवाज़ुन और तताबुक मतलब बराबरी को कहते हैं। प्रेमचंद के नाविलों में जो इर्तिक़ा मौजूद है वह उस आहद के किसी और नाविल निगार के यहाँ नहीं है। उनकी इब्तदाई दौर के नाविलों में जलवे ईसार, बेवा और बाजार हुस्न मिनस्सा होता है, मिनस्सा शहूद पर आए। हुब्बुल वतनी, हिंदू मुआशरत और उसके रस्म व रवाज को जज्बाती शक्ल में पेश किया गया। फिर रफ्ता रफ्ता उनके जज्बाती रंग मुंदमिल होकर निखरी हुई असर आगही के रंग में ढलता हुआ दिखाई देता है। यही वजह है कि 1921 में प्रेमचंद की नावल निगारी नए आहद में दाखिल हो जाती है। ये वो दौर है जब इनकलाब रूस के असरात हिंदुस्तान पहुंचा। पहुंचते ही कह रहे हैं कि पहुंचा और शुरू हो गए, शुरू होते गए थे। और लंबा पढ़ाएंगे हम, मुश्किल है कि हम जाएंगे, तुम खाओ और आबिद के साथ पकड़ो, या फिर बताओ हमको, खाओ पहले, तुम ठंडा हो जाएगा, हाथ धुल के आओ। 1921 में प्रेमचंद की नावल निगारी नए आहद में दाखिल हो जाती है। ये वो दौर है जब इनकलाब रूस के असरात हिंदुस्तान पहुंचना शुरू हो गए थे। तर्के मुआलात की तहरीक उरूज पर कायम थी। अब एक सवाल ये आ जाएगा कि प्रेमचंद के जब नावल निगारी का आगाज़ हुआ था उसमें उस वक्त कौन सी तहरीक का तर्क हुआ था? तर्के मुआलात की तहरीक उरूज पर थी। और प्रेमचंद के जहन में गांधी के फ़लसफ़े की अलगार थी, जिसके ज़ेर असर प्रेमचंद ने मौज़ूआत और अंदाज़े बयान में खातिर खा तब्दीलियाँ रोनुमा हुई। चुनांचे उन्होंने हिंदुस्तान के माशी और सियासी हालात को नाविलों का मौजू बनाया। उस दौर के नुमाया नाविलों में गोशे आफ़ियत, निर्मला, चौगान हस्ती, पर्दे मजाज, गबन और मैदान अमल शामिल हैं। इन नाविलों में इक़्तिसादी समाजी हालात, तबक़ाती कशमकश, जागीरदाराना निज़ाम की पुरतअय्युश ज़िंदगी और काश्तकारों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम की तस्वीर कशी की गई है। अब कह रहे हैं प्रेमचंद की अदबी तहरीरों को 3 अदवार में तकसीम किया जा सकता है। कभी ये सवाल आ सकता है कितने हिस्सों में? 3 में। पहले दौर की तहरीरों में जज्बातियत और रोमानियत का गलबा है। इस तरह के अहम नाविलों में असरार माबिद, बेवा, बाजार हुस्न और जलवे इसार शामिल हैं। पहले दौर के हैं ये। दूसरे दौर के तहरीरों में प्रेमचंद का शूर बालिदा हो चुका है। बालिदा मतलब जवान होना, पुख्ता होना, थोड़ा जवानी की तरफ आगे बढ़ना, तजर्बे से पुर होना। इसलिए इस दौर की नाविलों में किसानों की मुफलिसी और मजदूरों की बेकसी को मौजू बनाया। इंसान जब बचपन में होता है कुछ समझ में आता है, दुनिया का हर काम लगता है कि आसान है, क्या सही क्या गलत, इस उम्र में हम लोग को क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है। लेकिन जो बात हमारे वालिदैन हमको समझाते हैं इस वक्त में, हमको लगता है सब परेशान करके रखती है, हमारी ज़िंदगी को बेकार कर रहे हैं, हमें कोई आज़ादी नहीं है, हम पर शिकंजा कसा जा रहा है, दूसरे के बच्चे इतना आज़ाद रहते हैं। ये कब होता है? उम्र की पुख्तगी के बाद और जो है कि अक्ल बढ़ने के बाद होता है। ठीक है, आगे आइए। इस दौर का अहम नाविलों में गोशे आफ़ियत, निर्मला, पर्दे मजाज और चौगान हस्ती रखा गया है। तीसरे दौर में वो तहरीरें शामिल की जा सकती हैं जब प्रेमचंद हकीकत निगारी के बहुत करीब आ गए थे। इंसान अपनी दुनिया और अपने तजर्बात को कब बताता है कि नहीं ये गलत है, ये सही है? जब इंसान अपनी आखिरी उम्र को पहुँच जाता है, ज़ईफ़ुल उम्री को पहुँच जाता है और रासिखुल एतमाद हो जाता है कि दुनिया धोखा का नाम है, इस शराब है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, जो यहाँ आया वहाँ जाएगा। तो क्या है, जब इंसान हकीकत की बातें करने लगता है तो ज़िंदगी इसी तरह से फितरी तौर पर इंसान इसी तरह सोचता ही है। इंसान जब बचपन हो तो कहता है हम बड़े हो जाएंगे ना तो कोई रोक टोक नहीं करेगा, जब बड़े हो जाएंगे जिम्मेदारी आ जाएगी। लगता है ना, अरे बड़े हो जाएंगे ना तो मतलब कोई रोक टोकेगा नहीं, कोई नहीं कहेगा शाम के वक्त घर से बाहर नहीं जाओ। जब बड़े हो जाएंगे एक दिन जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो आपको क्या नींद और क्या खुशी। आज ही एक साहब के साथ हम चाय पी रहे थे, उन्होंने कहा कि यार इस उम्र के इस पड़ाव पर आ चुके हैं ना, वक्त के इस पड़ाव पर,
कि न हंसी समझ में आती है, न खुशी समझ में आती है, न गम समझ में आता है। जानते हैं क्यों? जिम्मेदारी जब लेंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने मातहतों के बारे में, तो सब चीज़ खत्म हो जाएगी। चलिए यहाँ से एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। बाज़ार हुस्न एक इस्लाही नाविल है। बाज़ार हुस्न क्या है? एक इस्लाही नाविल है। इस नाविल में प्रेमचंद ने बेजोड़ शादी और उसके मुज़िर नताइज को मौजू बनाया है। बेजोड़ शादी शरीयत में भी दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त के मतलब उसकी गुंजाइश नहीं है। सोचना चाहिए वालिदैन को, बच्चों की राय जाननी चाहिए, ये ज़रूरी है और ये हक़ है बच्चों का। अगर कोई ऐसा नहीं है कि हम वालिदैन के ख़िलाफ़ आपको सिखा रहे हैं, ये हक़ है। ऐसा नहीं है कि देखिए मिसाल के तौर पर किसी कोई कहेगा आपसे हमको बहुत ताल्लुक़ है तो उसके कहने से हम ज़हर थोड़ी पी लेंगे। ऐसा ताल्लुक़ पर लानत है, ऐसा ताल्लुक़ पर लानत है ना। कोई कहेगा आप हमारी बात नहीं मानते, तो छत से कूद जाएंगे बात मानने के लिए। वैसे ताल्लुक़ पर तो लानत 100 मरतबा लानत है। नहीं चाहिए, भाड़ में जाए तुम्हारा ताल्लुक़, है कि नहीं? ताल्लुक़ का मतलब ये थोड़ी कि हम तुम्हारे लिए जान दे दें आके यार। जब हम ही नहीं रहेंगे तो ताल्लुक़ किस बात की रहेगी? नामुमकिनात को नहीं किया जा सकता है। सारी सहूलत और सारी आसानियों को देख कर जो चीज़ होने वाली है उसको किया जा सकता है ना। तो अभी याद रखिएगा, बाज़ार हुस्न में क्या है? प्रेमचंद ने बेजोड़ शादी, जिसको अरबी में या फ़िक़ही इस्तिलाह में कुफ़्र कहा जाता है। बराबर होना ज़रूरी है। अब बराबर का मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपके समाज में एक मतलब जो है कि ज़ात वाले दूसरे में नहीं करते तो मत कीजिए। मैं नहीं कहता, शरीयत में कहा गया मत कीजिए, क्योंकि करने को कर लेंगे जोश में आकर, बाद में आपको ज़हनी कोफ्त होगी तो आपका रिश्ता टूट सकता है, ख़राब हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। बात समझ रहे हैं? तो इस सबको देखना होता है। चलिए कर लेंगे जोश में आकर, बाद में आपका रिश्ता ख़राब हो, कौन साथ देगा आपको? कोई साथ नहीं देगा। आप अपने दुख किसी को बता नहीं पाएंगे, जिसको बताएंगे वो आप हंसेगा। ज़माना ऐसा ही है। नावल का मरकज़ी किरदार समन या सुमन पढ़ लीजिए। एक खूबसूरत और सलीक़ामंद लड़की है। तो हो सकता है अगर ये कभी कभी ना वो किरदार पूछ रहे हैं आजकल कि किसी दूसरे नावल को पूछ लेते हैं। तो समन नाम का किरदार जो है किस में आया हुआ है? बाज़ार हुस्न में। ठीक है, देखिए उसकी शादी एक उम्र रसीदा और गरीब शख्स गजाधर से करती है। तो गजाधर भी याद रखिए, गजाधर। अब आजकल ये भी चल रहा है कि लड़का के पास नौकरी है तो लड़की 14 साल की है, 15 साल के बाप शादी कर देता है 30 साल के लड़के से। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई? ये गलत है, दुरुस्त नहीं है, ये जुल्म है, ये जुल्म है। ये गलती जितना जो है माँ बाप को उतना गलती बच्चों में भी है। बात मैं ये भी कहूँगा, बच्चों को भी लगता है कि बस नौकरी है चलो तैयार हो जाओ। बोलो ना, वो बोलने की सही जगह हो, क्यों नहीं बोलते हो? नहीं अब्बा मेरी उम्र नहीं है, या एक मतलब देख लीजिए, समझ लीजिए। जहाँ बोलने की जगह वहाँ बोलिए, वहाँ बोलने में दिक्कत नहीं, नाफरमानी नहीं है। चलिए, तो ये 2 किरदार आप याद रख लीजिएगा। समन और की शादी छोटी होती है और बड़ी उम्र से कर दिया जाता है। गलत है ये, जो आजकल चल भी रहा है माशरे में, ये गलत है, ये याद रखिएगा। चलिए, तो 2 चीज़ ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, बस 2 चीज़ याद रख लीजिएगा। यहाँ देखिए इसका नुकसान क्या होता है, देख लीजिए, समझ में आ जाए। क्या कह रहा है कि इस तरह पूरा छोड़ दीजिए वहाँ। भोली भाली तवाइफ के कोठे पर पनाह मिलती है। सुमन चूँकि सीधी सादी है इसलिए भोली भाली के रख रखाव और चमक दमक से मुतासिर हो जाती है वो भोली बाई। ठीक है, इस तरह शौहर की बेकदरी उसे आम लड़की से तवाइफ बना देती है। तवाइफ का मतलब यही नहीं है कि जो कोठे पर नाचे, जिसको अपने घर में इज्जत नहीं मिले, जिसको कोई वक़ार नहीं हो, जिसके साथ मार पीट किया जाए, वही है। जिसकी इज्जत नहीं होती उसको तवाइफ बोलते हैं ना। जिस इंसान की कदर ना हो अपने घर में, लफ्ज़ बदल दें आप। चलिए आगे आ जाइए। गोशे आफियत एक दूसरा नाविल है। करे इस नाविल में जागीरदाराना निज़ाम और काश्तकारों के इस्तेहसाल को मौजू बनाया गया है कि जो मालदार लोग होते हैं वह गरीबों का खून चूसते हैं। कार्ल मार्क्स का नज़रिया क्या था? यही तो था कि घर जो बनाने वाले कौन लोग होते हैं? गरीब लोग होते हैं, लेकिन इस घर में रहने की इजाज़त उनको नहीं होती है। यहाँ तक अपने बनाए हुए घर में उनको एक दिन भी रहने क्या उसमें एंट्री करने की इजाज़त नहीं होती है। आप देख लीजिए मजदूरों को 20वीं मंजिल 30वीं मंजिल अपनी जान को हाथ में रख के बनाते हैं, लेकिन जब बन जाने के बाद उनको एंट्री नहीं मिलती है, भगा देते हैं गेट से। इसमें क्या हुआ? जागीरदाराना निज़ाम और काश्तकारों के इस्तेहसाल को मौजू बनाया गया है। इसको याद रखिएगा गोशे आफियत में। ठीक है, इसी तरह आगे आ जाइए। किसान को मौजू बनाया गया है इसमें। निर्मला ये एक मुआशरती नाविल है। मुआशरे में क्या चल रहा है, नफ्सियात क्या है।
प्रेमचंद जानते थे कि काश्तकारों का इस्तेहसाल उस वक्त ख़त्म होगा जब अदना तबका अपने लिए जिद्दोजहद करेगा, कोशिश करेगा। इंसान जब कोशिश करेगा, हालात यकबैक से नहीं बदलते, उसके लिए कुछ लोगों को कुर्बानी देनी पड़ती है, कुछ लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब जाके कुछ माहौल बदलेंगे। इनमें एक अहम मसला जहेज़ का है। जहेज़ जैसी लानत आज भी न सिर्फ समाज में राइज है बल्कि उसका लेन देन मुआशरे में कदर मंजिलत की निगाह से देखा जाता है। जहेज़ का मसला समझना पड़ेगा। जहेज़ है क्या? ये बहुत मतलब बारीक चीज़ है, समझने से कासिर है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, लड़की वाला चल गया है, लड़का वाला पैसा नहीं भी मांगे, बोलेगा हम मोटरसाइकिल देंगे। क्यों देंगे भाई आप? अब क्यों बोल रहे हैं? मत बोलिए ना, दे दीजिए। यहाँ अगर लड़का पढ़ रहा है तो कहा दिया जाएगा थोड़ा उसका सपोर्ट कर दीजिए, तो पूरे गांव में ऐलान कर देगा मुझे पैसा मांग रहा है। ये नहीं सोचेगा नहीं पढ़ रहा है, अच्छा है, नेक तबीयत का है, तो थोड़ा सपोर्ट कर दें। नहीं, उससे ये काम नहीं होगा। लेकिन हाँ, नाच गाना बैंड बाजा जो है कि झूठ मूठ का जो है कि 10 आदमी की जगह पर जो है ना 1000 लोगों को दावत दे देगा, ये उसका काम हो जाएगा। ये नहीं सोचेगा अगर ये पढ़ रहा है, इस पर हम बोझ नहीं डालेंगे तो पढ़ लेगा, तो इससे एक समाज ही इस्लाह काम हो जाएगा। वरना जाहिर सी बात है, जब मुसीबत पड़ेगी तो पढ़ाई छोड़ेगा लड़का, कहाँ जाएगा? जब उस सूरत में जब पढ़ाई छोड़कर बीवी को अपनाएगा तो उसके दिमाग में तो खड़बड़ी रहेगी, सुनेगा नहीं किसी का। तो सही काम के लिए कहिएगा तो तैयार नहीं होगा, पूरे गांव में ऐलान करेगा यहाँ जहेज़ मांग रहे हैं, पढ़ने का औकात नहीं है तो क्यों पढ़ रहे हैं। ये सब तमाशा है। इस तरह से बात कीजिएगा ना कि हम बारात नहीं लेकर आएंगे, चाहे ज़्यादा भीड़ नहीं लगाना, जो पैसा आप फजूल खर्ची में खर्च कर देंगे उससे एक तालीम हो जाएगी, एक पढ़ा लिखा हो जाएगा आदमी, तो तैयार नहीं होगा। उसके बाद सही बात तो समझ ही में नहीं आएगी, बोलेंगे ना ऐसे कैसे हो सकता है, लोग नहीं जानेंगे तो कैसे हो सकता है। कई लोगों से मेरी बात हो, इस बात कर, अरे नहीं यार, जब तक बारात नहीं आएगी लोग कैसे जानेंगे बारात आई है, थोड़ा धूमधाम होना चाहिए। मतलब 2-3 लाख रुपया इधर उधर चला जाएगा, वो चीज़ 2-3 लाख कह दिया जाएगा बच्चा के एडमिशन या फीस है या उसको हॉस्टल फीस से दे दीजिए 2 साल का, तो नहीं देगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, नहीं करेगा। तो हंसी वाली बात भी है, लेकिन सोचिएगा तो मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसी पैसे से आपकी पढ़ाई भी हो जा रही है ना, अलग से आपको पैसा नहीं खर्च करना है। जैसे 10 लाख अपना बजट बनाया है, उसने 5 लाख का बजट बढ़ा दिया खाली मेहमान नवाजी के तौर पर, भाई उसको 2 लाख पर आइए ना, 5 लाख को 2 लाख पर लाइए, 3 लाख के जरिए उसको सपोर्ट कर दीजिए, अपनी बेटी को सपोर्ट कर दीजिए। अगर वो पढ़ रही तो सपोर्ट कर दीजिए उसको, उसके बैंक में दे दीजिए कि बेटा तुम रखो इसको, तुम अपनी ज़िंदगी गुजारना है इससे। नहीं देगा, 1 रुपया भी नहीं देंगे। देते हैं लड़का को नहीं देते, छोड़िए हटाइए, लड़की को देते हैं 1 रुपया भी? क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं कहते हैं बेटा जा रही हो तो तुम 1-2 लाख रुपये तुम अपने पास रखो, कभी आपदा आ सकती है, कभी ज़रूरत आ सकती है। क्यों नहीं देते हैं? किसके भरोसे पे छोड़ देते हैं? बोलिए, सोचिए अपने बारे में। वह भी जहेज़ होगा, जहेज़ मांगा नहीं जा रहा है, जहेज़ हुआ है जिसको मांगा जाए, मुतालबा किया जाए, वो जहेज़ नहीं होगा। जहेज़ ये समझना पड़ेगा। बताइए जहेज़ का डेफिनेशन अगर समझा सकते हैं तो वो जहेज़ नहीं है। वो एक हम सही तरीका बता रहे हैं आपको, वो जहेज़ नहीं होगा। और अल्लाह का रसूल ने नहीं दिया था का? हमारा तो सब मरकज़ वही है ना, वही सब सीखते हैं। दिया था ना उस ज़माने के हिसाब से, आला चीज़ दिया था। और फरमा के गए थे कि जब जाना तो अपने बच्चों को गरीब छोड़ के मत चले जाना, मालदार छोड़ के जाओ। इसी बात तो मुंबई में हमारी बात भी होती है, एक साहब मानने को तैयार नहीं हो रहे। हम कहे कि एक गरीब इंसान कमा रहा है, कमाने के बावजूद अपनी ज़िंदगी के तमाम फ़राइज़ को पूरा कर रहा है, वो उस शख्स से लाख गुना अच्छा जो चुपचाप मस्जिद में बैठा हुआ है। फिर हिस्सा है ना इस्लाम? बिल्कुल हिस्सा है। किसने कहा इस्लाम में हिस्सा नहीं है? इस्लाम में औरतों को 2 हिस्से हैं, एक शौहर का हक़, एक वालिदैन की तरफ से। चलिए आ जाइए, तो इसमें जहेज़ की बात हो गई है, ठीक है। नरमला में फिर प्रेमचंद ने फरसुदा रस्म व रिवाज की शिकार औरतों को आज के दौर में निकाह से पहले जो चीज़ लड़की के ससुराल भेज दिया, पूछिएगा इसको, आखिर में टाइम देते हैं तो क्या करें कि शौक़ से देते हैं वो हदिया होता है, निकाह के बाद जो शौक़ से देते हैं। अच्छा देखिए, बात करते हैं इस पर हम, न तो फिर मौजूद रह जाएगा हमारा। इस नावल का मरकज़ी किरदार निर्मला है, ठीक है। अच्छा, नावल नाम है, किरदार भी है। उसकी ज़िंदगी का अलमिया उसके वालिद उदय भान, याद रखिएगा, उदय भान का किरदार किस में है? निर्मला में है, कि वफ़ात के बाद शुरू होता है। उदय भान की मौत के बाद उसकी माँ का कल्याणी जहेज़ के मुतालबे को पूरा करने से कासिर है।
इसलिए निर्मला की शादी एक उम्र रसीदा वकील तोता राम से कर दी जाती है। उम्र रसीदा इंसान से। तोता राम का भी किरदार इसी में आया हुआ है। निर्मला तोता राम और उनके बच्चों पर आने वाली मुसीबतों का अगर जायज़ा लिया जाए तो उसका बराह रास्त ताल्लुक इन दोनों की बेजोड़ शादी से जा मिलता। एक मसाला क्या है, उनको बोलो कम करने के लिए, थोड़ा कम करने के लिए बोलो आवाज़, ठीक है। अच्छा देखिए, जहेज़ के बारे में जो है ना, आजकल जो सूरत हाल पैदा हो गई है कि शादी तो हो जाती है लेकिन उसके बाद जबरन लड़की को कहा जाता है तुम अपने ससुराल से पैसा लेकर आओ, उसके बाद उसको मारा जाता है। असल मतलब जहेज़ का ये है कि जबरन आप वसूल कर रहे हो। बारात लेके जाने किसने कहा था? सामान पर अगर आपको एतराज़ है, लड़की वालों की यहाँ अगर लड़की थोड़ा ठीक ठाक घर से है तो अगर बारात नहीं जाए तो लड़की वाला नाराज़ मान जाए। क्यों? उसके मन के मुताबिक लोगों के पास हंगामा नहीं हुआ, यानी चर्चा नहीं हुआ कि मेरी बेटी की शादी हुई। तो ठीक ठाक घराने से आप हैं तो अगर आपकी शादी अगर हो जाए और पूरी मुकम्मल दीनदारी नहीं है तो तैयारी नहीं होंगे। डिमांड भी तो जायज़ है, पता नहीं क्या करें। आप लोग पूछिएगा आखिर में कुछ जो सवाल रख लीजिएगा। आजकल जो मजबूर कर दे रहे हैं, कत्ल कर दे रहे हैं, सर देख रहे हैं ना, सबके हाथ में मोबाइल है, ये गलत है। क्योंकि हमारे यहाँ एक उसूल है, हर इंसान पर उतना ही बोझ डाला जाएगा जो उतना बर्दाश्त कर सके। ये उसूल है, ये बहुत ख़तरनाक उसूल है ये। देख लीजिएगा क्या लिया था जहेज़ में, लिया नहीं था, मिला था, उसी का नाम जहेज़ रखा गया है। देख लीजिएगा, इसका सवाल बाद में कीजिए, अभी इसको देखिए क्या लिया था। चलिए पर्दे मजाज पर आ जाइए। इसका मौजू देखिए, इस नावल का मौजू मुतवस्सित तबका से है। सवाल बोला हूँ ना, रोक लीजिए, क्यों उलझ रहे हैं, मज़ा आ रहा है उसमें। असल फोकस मतन पर रखिए, वो तो मैं ज़िम्नी तौर पर समझा रहा हूँ। पर्दे मजाज, इस नावल का मौजू मुतवस्सित तबका से अख्ज़ किया गया है। चकरधर का किरदार इसमें आया है। अपने वालिदैन का इकलौता बेटा है जो तालीम हासिल करने के बाद खिदमत खल्क करना चाहता है, मगर वालिदैन के कहने से मजबूर होकर ठाकुर हरि सेवक सिंह की बेटी क्या पढ़ेंगे उसको, मनूरमा का मुदर्रिस मुकर्रर किया जाता है। क्यों मुकर्रर किया जाता है? देखिए, मनूरमा चक्रधर को पसंद करती है मगर चक्रधर की शादी किसी दूसरे लड़की से होती है। मनूरमा अपनी शादी जगदीशपुर के राजा विशाल सिंह से कर लेती है ताकि वह राजा विशाल सिंह की दौलत और इक़्तिदार के ज़रिए चक्रधर की खिदमत खल्क के जज्बे की तकमील कर सके। बाद में चक्रधर की बीवी के बारे में पता चलता है कि वह राजा विशाल सिंह की गुमशुदा बेटी सुखदा। इस तरह चक्रधर का लड़का शंकरधर रियासत का वारिस बन जाता है। मुतवस्सित तबका से अचानक आला तबके में शामिल हो जाना दरअसल किरदारों के तजादात को पेश करती है। अचानक दौलत की फरावानी सुखदा को रास नहीं आती और मुतवस्सित तबके से आला तबके में शामिल होकर अपना तवाज़ुन खो बैठती है। अब वह सहल परस्ती इख्तियार कर लेती है और कौम की खिदमत का जज्बा मादूम हो जाता है। मादूम मतलब ख़त्म हो जाता है। चक्रधर भी हुकूमत और दौलत के नशे में कौम की खिदमत का जज्बा भूल जाता है, मगर जल्द ही प्रेमचंद उससे उसके आदर्श की तरफ ले आते हैं। वह महलों की ज़िंदगी छोड़कर खिदमत करने लगता है। अच्छा, ये महल है, इसी को तशदीद के साथ पढ़ देगा, महल्ला क्या हो जाएगा आपका, गली कोचा हो जाएगा। ठीक है, चौगाने हस्ती की तरफ इसका किरदार याद रखिएगा। चौगाने हस्ती का है कि हिंदुस्तान के जागीरदाराना निज़ाम के ख़ात्मे और सरमायादाराना निज़ाम के ज़हूर को इस नावल का मौजू बनाया गया है। गोया हिंदुस्तान के लिए एक बदलती हुई सूरत हाल थी। प्रेमचंद के नज़र से बदलते हुए मुआशरती निज़ाम का बगौर मुशाहदा किया और जागीरदाराना और सरमायादाराना निज़ाम के तजाद और तसादुम को पेश करने की कोशिश की। ठीक है, ये चीज़ें इसमें है। आगे आ जाइए। हम खुरमा व हम सवाब, इस नावल का मौजू बेवा औरतों की दूसरी शादी से मुताल्लिक है। ये भी हमारे समाज में नहायत क्या बताएं ख़राब चलन हो गया है कि बेवा से शादी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसको मर्द हजरात को इस पर तवज्जो देनी चाहिए और औरतों की भी वफादारी के साथ रहनी चाहिए। अरब में ऐसा नहीं है। अरब में मतलब तसाबुक वाला बात है, तसाबुक वाली बातें बढ़कर करते हैं। अगर किसी के साथ ऐसा हादसा हो गया, इसे तो हमारे यहाँ लचक है, उपसात है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि मतलब हो गया तो हर हाल में अब
जल सड़ गड़ कर निभाना है। नहीं नहीं निभ रहा है तो आगे बढ़िए, ज़िंदगी को खुशगवार बनाइए, आप दूसरा तरीका इख्तियार कीजिए तरीके से। तो ये कमी है। ठीक है, आगे आ जाइए। बर्र सगीर में ख़ास तौर से इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, इधर भूटान, बांग्लादेश में, जिसे बिलखुसूस हिंदू मज़हब और बिलुमूम हिंदुस्तानी मुसलमान नापसंदीदगी की नज़र से देखते हैं। सही है, लेकिन अब धीरे धीरे शायद हो रहा है कि हिंदू मज़हब में भी इसको शुरू किया गया। ऐसा नहीं है कि जैसे किसी के शौहर का एक्सीडेंट हो गया तो पहले तो ये था शायद उसको जला देते थे, या शगुन जो मतलब का मतलब अच्छा नहीं समझते थे कि इसके ये तो मतलब इसके शौहर मतलब मनहूस है। ये लोग अपने लोगों के बनाए हुए कायदे कानून है। इसी तरह माहवारी जो आता है उसमें बर्तन नहीं छूने देते हैं। ये फितरी चीज़ है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ये फितरी चीज़ है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। इसके बड़े मसाइल हैं और बड़े फ़ज़ाइल भी हैं। सब गलत है और इंतहाई गलत है। आज का इंसान कुत्ता पालना आसान समझता है, कुत्तों को मुंह में खिलाया, कुत्तों से चुम्मा लेता है, लेकिन इंसान का सर पर हाथ फेरना पसंद नहीं कर रहा है। दो वक्त का रोटी कोई, दो वक्त एक वक्त का रोटी कोई मांगे तो उसको जो है कि लात मार रहा है, घुसा मार रहा है। ये सूरत हाल है इंसानी तहजीब का। अब गौर कीजिए ना, ये सूरत हाल इंसानी तहजीब का कि इंसान छोटा जात में है, छोटे जात में है, तो अगर उसके दरवाजे पर चला जाए, चप्पल फान के जाने की इजाज़त नहीं। मैं कई लोगों को खुद यूनिवर्सिटी में देखा, इससे पहले वाले भी यूनिवर्सिटी में देखा, और अपने घर में तो मैं तो कोई भी आता बैठाता हूँ कुर्सी पर, लेकिन वही मेरे और भी रिश्तेदार के यहाँ जाता है तो उनके यहाँ बैठने की इजाज़त नहीं होती है, खड़े ही रहते हैं। मेरे अब्बू ऐसा नहीं करते, वो इस मामले में बहुत अच्छे हैं कि मेरे जो मज़दूर आते हैं हमारे यहाँ तो उनको अब खुद कुर्सी से हट कर उनको बैठाते हैं। मतलब क्यों भाई, इंसान की इतनी ताज़ीम क्यों नहीं है? चलिए, आज जबकि 21वीं सदी में बाद मुस्लिम ख़ानदानों में बेवा के निकाह सानी को नापसंदगी की नज़र से देखा जाता है। गलत है ये, इसका मैं नहीं मानता, मुझसे पूछिएगा तो। और ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जवानी में बेवा होने के बावजूद न खुद शादी करती और न ही ख़ानदान और मुआशरे से उसकी तरगीब और तहरीक पाती है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, अगर लड़की खुद से शादी कर ले बेवा होने के बाद, अल्लाह न करे किसी के साथ ऐसा हो, तो ख़ानदान वालों को साथ नहीं देते हैं, उसको बदचलन नाम देते हैं। यह इंतहाई घटिया हरकत है। इस पर आवाज़ उठानी चाहिए आप लोगों को, हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए। मिलकर आवाज़ उठाइए कि क्या तरीका है। आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं, हमें ज़िंदगी के मालिक क्यों नहीं है? सही तरीका देखिए, सही जो आपका हक़ है उस पर आवाज़ उठाइए, लेकिन आप गौर कीजिए कि सही क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, आप बात रखिए घर वाले में, घर वालों से कहिए हमारा साथ दीजिए, हम इस घर के फ़र्द हैं, हमारी इज़्ज़त जाएगी तो आपकी इज़्ज़त जाएगी। इज़्ज़त का ताल्लुक इस तरह से नहीं होता है। अगर हमारे साथ कोई बात हो जाती है, हमारे वालिदैन रोएंगे, आप में से कुछ लोग हमदर्दी जताएंगे, हमारा सुपरवाइज़र पूछेंगे, हमारा रूममेट पूछेंगे। ये एक इंसानी मुआशरा है। प्रेमचंद ने बेवाओं के निकाह सानी जैसे अहम माशरती मसले को जदीद तहजीबी तकाज़ों और रिवायत को के मुताबिक हम खुरमा व हम सवाब में पेश किया गया है ना। अभी जवान कोई लड़का हो और जिसकी शादी का हुए 1 साल हुआ हो, 6 महीना हुआ हो, और सुए हज बदकिस्मती से उसकी बीवी का इंतकाल हो जाए, तो उसकी शादी 2 दिन में हो जाएगी, 2 दिन में हो जाएगी। सच बता रहा हूँ आपको, मैंने देखा अपनी आंखों से। कितना लोग तो उसी में जो है कि कफन में आते शुरू हो जाते हैं। अरे अच्छा, इसकी बीवी का तो इंतकाल हो गया, अब अपनी बेटी के लगा लेते हैं, फुला की बेटी के लगा लेते हैं। इतनी बेगैरती इंसान हो गई, इतना इंसान मफाद परस्त हो गया है। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं तजर्बा बता रहा हूँ, जाती तजर्बा बता रहा हूँ। बल्कि एक घर बताऊँगा आखिर में। एक घर में मैं गया था, मैं बता रहा हूँ आपको कि नहलाने के लिए, बच्चों को नहलाने के लिए गया था मैं। एक बच्चा का इंतकाल हुआ था, उसी घर में इंतकाल हुआ। ज़ोहर का टाइम मिट्टी हुई, असर का टाइम में शादी के रिश्ते आने लगे। गजब हुआ। या मतलब जनाजे में आए हो, हाँ, रोना धोना चल रहा है, मतलब ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हर जगह हर बात नहीं कही जा सकती है ना। ये बहुत हर्ट हुआ, क्या मसला है यार, इंसान कितना मफाद परस्त है। चलिए, बेवा नाविल बेवा का मौजू कम बेस्ट हम खुरमा व हम सवाब जैसा है। ठीक है, यहाँ तक कि उसके किरदारों के नाम भी एक ही जैसे हैं। इस नावल में प्रेमचंद ने उस वक्त की इस्लाही तहरीकों को मौजू बनाया। चलिए आगे आ जाइए आप। जलवे इसार ये भी एक नाविल है, गबन ये भी एक नाविल है, मैदान अमल ये भी एक बहुत अहम नाविल को पढ़िएगा। करिए, नाविल मुकम्मल तौर पर सियासी जद्दोजहद को पेश करता है। इस नाविल में बरोटा हुक्मरानों के खिलाफ हिंदुस्तानियों के नाराज़गी को मौजू बनाया गया है। चलिए आगे आ जाइए। गौदान हमको पढ़ना है, इसको थोड़ा देखना है। चलिए, कह रहा रूपा और सोना
होरी की दो बेटियां हैं। होरी जो किसान है उसकी दो बेटियां, रूपा और सोना। झनिया होरी की बहू और गोबर की बीवी है। गोबर कौन होता है? ये बेटा होता है क्या होरी का? भोला आहिर झनिया का बाप जिसे होरी गाय लेता है। शोभा होरी का कहाँ गया, होरी का भाई। हीरा होरी का भाई जो गाय को जहर देता है। ये याद रखिए, कभी कोई पूछता है ये हीरा क्या होता है, होरी का भाई होता है। भाई तो ऐसे भी भाई से काम करते हैं ना, भाई से बड़ा दुश्मन और भाई से बड़ा दोस्त कोई नहीं होता है। भाई से बड़ा दुश्मन और भाई से बड़ा दोस्त कोई नहीं होता है। तो भाई क्या है, हीरा होता है और होरी, सच्चाई दिखाया गया है इसमें। और मैं बताऊं तो मेरे आँख के देखा हाल है कि अगर आप घर में नहीं हो, अगर आपके पास गाय है ना, तो आपके चच्चा नहीं बांधेंगे, छोड़ देंगे जानबूझकर। आपके दूसरा कोई बांध देगा तो उन छोड़ देते हैं। ये सब तजर्बा है। राम सेवक एक ज़ईफ जिसे होरी अपनी बेटी रूपा को ब्याहता है। राय अगरपाल जमींदार, दाता दीन पंडित माता दीन का बेटा जिसका नाजायज़ ताल्लुक सलिया चमारन से है या सिलिया चमारन से है। मिस मालती लेडी डॉक्टर, मिस्टर महता फलसफा का प्रोफेसर। मिस्टर मालता कौन है? फलसफे का प्रोफेसर है। मिस्टर खन्ना बैंक मैनेजर है। श्याम बिहारी वकील है। मिर्ज़ा खुर्शीद मजदूरों की यूनियन के सरबराह। ये चार नाम याद रखिएगा। मिस माल्टी क्या होती है? लेडी डॉक्टर होती है। फलसफा प्रोफेसर मिस्टर महता, बैंक का मैनेजर मिस्टर खन्ना, वकील श्याम बिहारी और मिर्ज़ा खुर्शीद मजदूरों की यूनियन का सरबराह होता है। इनके अलावा मिस्टर ओंकार नाथ, मंगरू शाह, झंगरी सिंह कामता, भवानी, चुन्नू वगैरह। ठीक है, अब एक पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर छोड़ देंगे। 1936 में शाये होने वाला गौदान 596 सफ़ात पर मुश्तमिल है। थोड़ा मतलब ज़ख़ीम है, तो याद रखिएगा। और 600 प्लस क्या है, आग का दरिया है। और प्रेमचंद के बेहतरीन नावलों में शुमार किया जाता है। गौदान सबसे पहले देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखा गया, याद रखिएगा, सबसे पहले देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखा गया यानी हिंदी में, जिससे बहादुर वर्मा साहिर ने उर्दू के कालम में ढाला। ये देख लीजिए, अहम नाम है ये। इस नावल को प्रेमचंद ने 36 अबवाब में मुनक़सिम किया, जिसकी इब्तदाई 8 अबवाब में वह नावल के तमाम अहम किरदारों का तारुफ कराते हैं। इस नावल में प्रेमचंद ने देही ज़िंदगी की हकीकतों को निहायत फ़नकाराना अंदाज में पेश किया। उन्होंने गांव के चहल पहल, वहाँ की मसरूफियात और मामूलात, अदना तबके के मसाइल, आपसी रिश्तों का पासो लिहाज, रंजिशें और उनके तौर तरीक़ों को खूबसूरत पैराए में बयान किया। वह किसानों को बेकैफ और मुश्किलात ज़िंदगी भरी ज़िंदगी की तस्वीर कशी करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि इस नावल हाँ कशी करते हैं। उसके बाद कहाँ चला गया, दिख रहा है स्क्रीन आप लोगों को? कमेंट कीजिए तो ठीक है। वो किसानों की बेकैफ और मुश्किलात भरी ज़िंदगी की तस्वीर कशी करते हैं। इस नावल के किरदार वाज़ेह तौर पर तबक़ाती तज़ाद की अलामतें हैं। होरी और धनिया किसानों की, दाता दीन, झंगरी सिंह और मंगरू शाह मजहबी पेशवाओं और साहूकारों की, राय अगरपाल सिंह ज़मींदारों की, खन्ना सरमायादारों की, महता और मिर्ज़ा खुर्शीद नीज़ ओंकार नाथ मुतवस्सित तबके की दानिश्वरों और कौमी रहनुमाओं की नुमाइंदगी करते हैं। हालांकि नावल का मरकज़ी किरदार हुरी है, जो शुमाली हिंदुस्तान की बेलारी गांव से ताल्लुक़ रखता है और ज़िंदगी भर जिद्दोजहद करता है। उसके वही मसाइल हैं जो हिंदुस्तान के एक आम किसान के थे। लगान, टैक्स, जुर्माने की चक्की में पीसते हुए लोग जिन्हें कोई ख्वाहिश रखने का हक़ नहीं, यही है। वह गुज़र बसर के लिए हर किस्म के मुश्किलात का सामना करता है, मगर उसके बावजूद भी वह अपनी बुनियादी ज़रूरियात की तकमील करने में कामयाब नहीं हो पाता। वह सर्दी की तवील रातें खेतों में ठिठुरते हुए गुजारने पर मजबूर है। प्रेमचंद उनकी महरूमियों और नाकामियों का जिक्र करते हैं और इन हालात का जायज़ा लेते हैं जो किसानों की हालत जार के ज़िम्मेदार हैं। नावल का मरकज़ी किरदार हुरी एक क़दामत परस्त और रिवायती काश्तकार है। ठीक है, वह ज़िंदगी भर रिवायत को निभाने और इज़्ज़त व नामूस को बहाल रखने के जिद्दोजहद करता है। जुद्दोजहद, ये जद्दोजहद भी पढ़ते हैं उसको। उसके दो भाई हैं, हीरा और शोभा, जिनकी शादी के लिए कर्ज होरी लेता है। उसके दो भाई हैं, किसके? होरी के। ठीक है, हीरा और शोभा। कर्ज की अदायगी नहीं हो पाती है और सूद की बदौलत असल रकम से 100 गुना कर्ज बढ़ जाता है। अभी वो पहला रकम अदा नहीं हो पाता कि बुनियादी ज़रूरियात के सबब दूसरा रकम लेना पड़ता है। ये इस तरह तवील किस्से हैं। आज के लिए इतना रहने दें और पढ़ा दें, कल सुबह क्लास लेंगे। चलिए इतना रहने देते हैं।
हाँ, जो जो सवाल आपके पास जहन में है पूछ लीजिए फ़ौरन, कल सुबह क्लास